नमस्कार, जोहार दोस्तों। आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं अपने YouTube चैनल नौकरी वाले भैया के माध्यम से। जैसा कि आपको पता ही है कि इस YouTube चैनल में हमारे सहयोगी श्री कैलाश मिश्रा भी हमारे साथ हैं और उनका भी मार्गदर्शन आपको लगातार बीच बीच में प्राप्त होता रहा है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, विषय में प्रवेश करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जेपीएससी की मुख्य परीक्षा की जो संभावित तिथि है 22 जून से 24 जून 2024 निर्धारित है और इस परीक्षा में शामिल होने वाले वैसे तमाम अभ्यर्थियों को एक बार मेरी ओर से पुनः शुभकामनाएं और आपसे अनुरोध है कि जरूर हमारे वीडियो को देखें और इससे लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र ही इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। वैसे छात्र जो जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसके इतिहास खंड की तैयारी के लिए ये लेक्चर्स, इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, तो जैसा कि जेपीएससी में अभी सभी जीएस बेस्ड ही सारे पत्र हैं, तो इनकी उपयोगिता अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से है। तो आगे आज हम डिस्कस करेंगे जेपीएससी का पेपर 4 का खंड ए, जिसमें भारतीय संविधान का आपको अध्ययन, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन करना है। तो हमने इससे पहले एक लेक्चर भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और अगले क्रम में उसे आगे बढ़ते हुए हम उसके सेकेंड टॉपिक भारतीय संविधान की मूल लक्षण या भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं पर आज चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के जो मूल लक्षण है, इनकी जो विशेषताएं हैं, अपने आप एक पूरे संविधान को अपने आप में संग्रहित करती है। इसका मतलब भारतीय संविधान का एक अवलोकन आपको करना होगा ताकि उनकी विशेषताओं तक आप पहुंच सके, उन्हें समझ सके। तो इससे प्रश्न क्या आ सकता है? इससे तो एक सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के मूल लक्षण या भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं की आप विवेचना करें। ठीक है, तो उसमें आप क्रमवार भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उसको और उसके अंदर जो भी तथ्य आपको डालने हैं, जैसे कुछ विशेषज्ञों के द्वारा जो कही गई बातें हैं उस संबंध में, उनको भी आपको अपने उत्तर में डालना आवश्यक है। हम इन विशेषताओं पर एक एक करके अभी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पहला विशेषता हम देखते हैं, भारतीय संविधान की जो प्रथम विशेषता अगर हम लिखना चाहें तो ये विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। तो जिसकी जो पहली विशेषता है, ये विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि भारतीय संविधान जो है सबसे लंबा और लिखित संविधान, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? इसके पीछे कारण क्या है? अगर आप भारतीय संविधान को देखें तो आप पाएंगे कि जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, जो कि अभी वर्तमान में 470 अनुच्छेद और 22 और 3 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब मूल संविधान बना उस समय से ही एक विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान रहा है, लेकिन वर्तमान में इसका विस्तार होता जा रहा है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए भी ये उपयोगी साबित होगा कि वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं और 25 भाग। तो पहले 22 भाग थे मूल संविधान में, अब 25 हैं। कैसे? इसमें उपभागों को जोड़ा गया है, जैसे कि 4A मौलिक कर्तव्यों को, आपको पता है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो उसमें भाग 4 को या 4A जोड़ दिया गया संविधान में। फिर 9A जोड़ा गया। जब देश में त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना हुई, उसमें नगर पालिकाओं को इस भाग में डाला गया और अधिकरणों को जितने भी हैं वो भाग 14A के द्वारा जोड़ दिया गया। तो 22 मूल जो भाग हैं उनके अलावा 3 और भाग 4A, 9A और 14A जोड़े गए। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए उपयोगी हैं। आपको बता दूं कि परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी आजकल समाहित किया गया है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आखिर एक प्रश्न यहाँ ये भी बनता है कि भारतीय संविधान के इतने विस्तृत होने का कारण क्या है? क्यों ये संविधान इतना विस्तृत बन पड़ा है? इसके पीछे कारण क्या है? ये भी एक प्रश्न यहाँ पर उभरता है। तो इसके पीछे भारत की बृहद भौगोलिक विस्तार, इसकी विविधता, ऐतिहासिक कारण, एकल संविधान, क्योंकि आपको पता है कि भारत में एकल संविधान है, पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। जम्मू एंड कश्मीर एक एक्सेप्शनल केस पहले था, लेकिन अभी वहाँ भी धारा 370 की समाप्ति कर दी गई है। और
संविधान में कानून विशेषज्ञ का होना। संविधान निर्माता जो थे उसमें अधिकतर ऐसे सदस्य थे जो कानून के जानकार थे, विधिवेत्ता थे और कानून के विशेषज्ञ थे। तो ये चरित्र हमारे संविधान में भी झलकता है कि चूंकि वो कानून के विशेषज्ञ थे इसलिए उन्होंने संविधान को और विस्तृत रूप से देखा, उसकी रचना विस्तृत रूप से की, क्योंकि वह पूर्व से ही कानून के जानकार रहे हैं। एकल संविधान, इसमें पूरे देश को समेटना है, पूरे देश की जरूरतों का ख्याल रखना है, पूरे देश की विविधताओं को देखते हुए एक विशाल संविधान बन पड़ा है और इसका ऐतिहासिक और भौगोलिक को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर हम ऐतिहासिक कारण की बात करें तो आप देखेंगे कि ब्रिटिश काल में जो भारत शासन अधिनियम 1935 बना, उनके अधिकांश उपबंधों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अगर हम देखें जो भारतीय संविधान का ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो 1935 का भारत शासन अधिनियम ही है। तो वो अपने आप में एक विशाल एक अधिनियम था और उसको पूरी तरह से एक ढांचा के रूप में भारतीय संविधान में समाहित कर लिया गया है। तो इस संविधान के विस्तृत होने और इसकी विशालता का कारण वह भी एक है। और भौगोलिक कारण में हम बता चुके हैं कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है और इसकी विविधता भी एक कारण है कि यह संविधान विस्तृत बन पड़ा है। अब हम सेकेंड टॉपिक में आएंगे कि भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से विहित है, अर्थात विभिन्न देशों के संविधान से मुख्य मुख्य प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। विभिन्न देशों के संविधान को इसमें समाहित किया गया है, प्रावधानों को जोड़ा गया है। तो जब आप इस पॉइंट पर व्याख्या करेंगे अपने प्रश्न में, तो किस देश से किस तथ्यों को लिया गया है, किस देश से किस प्रावधान को लिया गया है, आपको उसमें अपने उत्तर में व्याख्या करनी होगी। तो इसको आप तीन भाग में बांट सकते हैं। संविधान का ढांचा, संविधान का ढांचा जैसे मैं बता चुका हूं, भारतीय शासन अधिनियम 1935 इस एक ढांचा के रूप में इसको लिया गया। फिर दार्शनिक भाग, तीन भाग में बांटिए आप इसको संविधान को, एक ढांचा, दार्शनिक भाग और राजनीतिक भाग। ढांचा भारतीय शासन अधिनियम 1935, इसके दार्शनिक भाग जैसे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसमें यह भी बता दूं कि आयरलैंड का जो संविधान है उसका निर्माण 1937 में हुआ था और आयरलैंड ने भी इसको स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। तो भारत ने नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण करके अपने संविधान में समाहित किया है। उसी तरह हम राजनीतिक भाग में आएंगे और देखेंगे कि संघीय सरकार, हमारे देश में संघीय सरकार की व्यवस्था की गई है और इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से प्रावधान हैं। इसको आपको थोड़ा सा विस्तृत रूप से देखना होगा कि किस देश से किन प्रावधानों को लिया गया है। हमारे नोट्स में ये आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। हम अपने अगले टॉपिक पे आएंगे, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। भारत के संविधान को कठोर या अनम्य और नम्य दोनों का एक समन्वय माना गया है। कैसे, इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है, अनुच्छेद 368, इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित यह अनुच्छेद है। और कठोर संविधान उस संविधान को कहा जाता है जिसमें संविधान में कोई बदलाव या संविधान में कोई संशोधन करना हो तो उसकी प्रक्रिया जटिल होती है। तो ऐसे संविधान को कठोर या अनम्य संविधान की संज्ञा दी जाती है। तो भारत का संविधान जो है, इसको कहा गया है न यह कठोर है और न ही लचीला है, ये मिला जुला रूप है, नम्यता और अनम्यता का एक मिश्रण है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यहाँ, वह दो तरह से संविधान संशोधन भारत में किया जाता है। एक विशेष बहुमत के माध्यम से और एक विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। तो विशेष बहुमत से संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? इसमें विशेष बहुमत में क्या होता है कि जो दो सदन है हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदनों में मतदान में जो भाग लेने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदनों में जो है कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत। विशेष बहुमत का अर्थात विशेष बहुमत का तात्पर्य है कि उपस्थित और मतदान देने वाले
सदनों का 2/3 बहुमत और फिर प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत, ये विशेष बहुमत कहलाता है। और जो दूसरा प्रावधान है संविधान संशोधन का, जो दूसरा तरीका है, उसमें विशेष बहुमत के साथ साथ क्या है, आधे से अधिक जो राज्य है भारत के, उनका भी अनुमोदन जरूरी है। तो वो कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए जो ये विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है ना, और कुछ ऐसे भी प्रावधान है जो आम विधायी प्रक्रिया के द्वारा भी वो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत है और कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए सामान्य सी प्रक्रिया है, सामान्य विधायिक प्रक्रिया है, और जिसमें सदन में सामान्य बहुमत से ही संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। तो उन्हें हम अनुच्छेद 368 में समाहित नहीं करेंगे। जो सामान्य प्रावधान है, जो सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा जो तरह होते हैं, उनको हम जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं रखते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो भारत का संविधान है वो न तो कठोर है न लचीला है। अब हम आगे देखेंगे चौथे नंबर पर कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ यह एक संघीय व्यवस्था है। कहा गया है कि भारतीय संविधान एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ एक संघीय व्यवस्था है। तो हम देखेंगे कि आखिर वैसे कौन से लक्षण हैं जिसमें ये लगता है कि भारत एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, और किसमें लगता है कि ये संघ के लक्षण हैं इसमें। तो ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं संविधान में जो एकात्मकता की ओर इंगित करती है और कुछ जो है संघ के रूप में भारत को देखती है। तो हम पहले करेंगे कि संघीय व्यवस्था की ओर झुकाव कैसे दिखता है। संविधान में कैसे जो प्रावधान है, दो सरकार हम देखते हैं। अभी तो त्रिस्तरीय सरकार है, जब से पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम नगर पालिका व्यवस्था को जोड़ा गया है, तो अब त्रिस्तरीय सरकार हो गई। तो हमारे देश में हम देखते हैं कि त्रिस्तरीय सरकार है, जैसे कि संघ सरकार, राज्य सरकार और हमारा जो गांव की सरकार है या ग्राम पंचायत। तो अलग अलग स्तर पर सरकारों का होना भारत के संघीय व्यवस्था को दर्शाता है। फिर संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और इसमें अलग अलग विषय और शक्तियां तीनों को विभाजित की गई है। संघ सूची जो संघ से संबंधित है, जिस पे संघ कानून बना सकती है ना। राज्य सूची जिस पे राज्य कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची जिसमें दोनों को अधिकार होता है, संघ और राज्य दोनों को, परंतु किसी तरह के विवाद की स्थिति में संघ का कानून प्रभावी होता है। तो इसमें क्या किया गया, शक्तियों का भी बंटवारा कर दिया गया है। तो इससे ये लगता है कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। उसके बाद अगले पॉइंट पे हम आएंगे, लिखित संविधान। हमारे देश में एक लिखित संविधान है और उसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों की विविधता और इसके अलग अलग भौगोलिक स्थिति, और इसको ऐसे कह सकते हैं कि भारत की जो विविधता है उसको भी ध्यान में रखा गया है, और एक लिखित संविधान है। ये भी जो है लिखित संविधान भी भारत के संघीय स्वरूप को दिखाता है। अगला जो हम बोल सकते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता। तो एक संघीय देश की यह विशेषता होती है कि वह संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान की कठोरता, जो संघीय व्यवस्था के लक्षण हम देख रहे हैं, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका किसी के अधीन नहीं है, स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, और द्विसदनीयता, मतलब लोकसभा और राज्यसभा जो 2 सदन हैं हमारे देश में, ये भी भारत के संघीय स्वरूप को दिखा रहा है। तो आपको अपने उत्तर में इस चीज को जस्टिफाई करना होगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है एकात्मकता की ओर झुके होने के साथ साथ एक संघीय व्यवस्था को भी दर्शाती है। इससे भी एक प्रश्न बन रहा है मुख्य परीक्षा के लिए। भारतीय संविधान के मूल लक्षण का अगर आप समग्र अध्ययन करेंगे तो इसके हर विशेषता पर एक प्रश्न बन सकता है, उसमें आपके विचार मांगे जा सकते हैं। जैसे पहला में हमने देखा कि भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो इसकी विशालता के कारण क्या है, व्याख्या करें। सेकेंड पॉइंट कि विभिन्न स्रोतों से विहित है, तो आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि किन किन देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, या फिर ये बताइए कि भारत का संविधान तो विभिन्न देशों के प्रावधानों से मिलकर बना है,
तो क्या यह एक उधार लिया गया संविधान है? इस पर अपने मत दें। तीसरा जो बनता है कि भारत का संविधान नम्यता एवं अनम्यता का एक समन्वय है, इस पर अपने विचार दें। चौथा पॉइंट से यह बनता है कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ भारत का संविधान संघीय व्यवस्था को परिलक्षित करता है, इस पर आपके क्या विचार है, ये आप दे सकते हैं। तो हम देखें कि संघीय व्यवस्था की ओर झुकाव के जो कारण है, अब हम एकात्मक व्यवस्था की ओर जो संविधान का हमारा झुकाव है उस पर बातें करते हैं कि एकात्मकता के क्या क्या लक्षण हैं। तो हम देखते हैं कि एक सशक्त केंद्र, ठीक है, भारत में एक सशक्त केंद्र, मतलब केंद्र यहाँ ज्यादा शक्तिशाली प्रतीत होता है, जिससे लगता है कि ये एकात्मक है। एक संविधान, भारत एक राज्यों का संघ है लेकिन संविधान एक है, तो इससे भी लगता है कि एकात्मकता की ओर संविधान का झुकाव है। एकल नागरिकता, अमेरिका की तरह हमें राज्य की भी नागरिकता नहीं मिलती है, यहाँ सिर्फ सभी लोग भारत के नागरिक हैं, तो इससे भी ये लग रहा है कि एकात्मकता की ओर झुकाव है। संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, पूरे देश में एक एकीकृत न्यायपालिका है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार के हाथ है, केंद्र सरकार सिफारिश करती है और राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, तो इससे भी लगता है कि भारत का संविधान एकात्मक है। तो बहुत से लक्षण है। फिर अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आपातकालीन प्रावधान हैं, इन सभी से लगता है कि भारत का संविधान एकात्मकता की ओर झुकाव लिए हुए है। तो आपको यहाँ जस्टिफाई करना होगा कि क्या है, भारत का संविधान एकात्मक है या संघात्मक है, संघीय व्यवस्था, और दोनों पे एक समन्वय बनाते हुए आपको अंतिम रूप से ये जस्टिफाई करना होगा कि भारत का संविधान ऐसा प्रतीत होता है इन कारणों से कि यह एकात्मकता की ओर झुकाव लिए हुए है, लेकिन यहाँ एक संघीय व्यवस्था है। चूंकि भारत एक राज्यों का संघ है तो संघीय व्यवस्था ही है, लेकिन ये झुकी हुई दिखती है एकात्मकता की ओर, तो आपको उसको दर्शाना होगा। फिर हम अगले पॉइंट पे आते हैं, सरकार का संसदीय रूप। तो हमारे देश में अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय जो है ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मित्र समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो संसदीय प्रणाली है, सरकार का संसदीय रूप है, तो इसको मंत्रिमंडल सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं बताएं, जो कि एक संविधान का एक लक्षण है। तो इसमें आप लिखेंगे, पहला, वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालकों की उपस्थिति, वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, अर्थात राष्ट्रपति को ये इंगित कर रहा है कि ये वास्तविक रूप से प्रधान नहीं है, नाम मात्र के प्रधान है। बहुमत वाले दल की सत्ता, संसदीय शासन में संसदीय रूप में क्या होता है, जिस दल को बहुमत मिलता है वही सरकार बनाती है। तीसरा, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, चूंकि मंत्री कार्यपालिका के सदस्य होते हैं और विधायिका में भी वो आते हैं चूंकि कानून निर्माण से जुड़े होते हैं, तो ये भी एक विशेषता है संसदीय प्रणाली की। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, ये एक विशेषता है संसदीय प्रणाली की। और निचले सदन का विघटन, जैसे कि हमारे देश में जो लोकसभा है उसको निचला सदन माना जाता है और राज्यसभा को ऊपरी सदन, तो निचले सदन का जो है एक निश्चित अवधि में विघटन होता है। जैसे लोकसभा, विधानसभा, ये सब निचले सदन है, और जो विधान परिषद और राज्यसभा है ये उच्च सदन है। तो अगले टॉपिक पे आते हैं, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो संसद की संप्रभुता जो है का नियम ब्रिटिश संसद से लिया गया है। हमारे देश में संसद की संप्रभुता का जो नियम है वो ब्रिटिश संसद से लिया गया है। तो जो न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता का सिद्धांत है वो अमेरिका से लिया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा कि जो संसद की संप्रभुता वो ब्रिटेन से और न्यायपालिका की सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो हम देखेंगे एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। हमारे देश में क्या है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकता है और इस आधार पर कि ये संविधान के
जो सोच है, संविधान का जो आदर्श है, उस पर खरा नहीं उतर रहा है, उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। लेकिन वहीं हम देखेंगे संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के आधार पर संविधान के बड़े भाग में संशोधन कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा के आधार पर किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं जो संसद है वो अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के एक बड़े भाग में संशोधन कर सकता है। तो इसी को हम कहेंगे कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में एक समन्वय संविधान के मूल लक्षण है, संविधान की मूल विशेषता है। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें आप देखेंगे शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, जिसको संघीय अदालत बोलते हैं, और ये मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और इसे संविधान का संरक्षक भी माना गया है। उसके नीचे हाई कोर्ट है, फिर अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिला अदालत वगैरह। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के कई प्रावधान इसमें किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से उनके वेतन देने की शक्ति, उसके बाद अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, ये सब जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के कई प्रावधान है। अब अगले टॉपिक पे आएंगे, मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उनमें मौलिक अधिकार को अगर देखा जाए तो आप सबसे प्रमुख रूप से आप रख सकते हैं। तो आखिर ये मौलिक अधिकार सबसे पहले आपको देखना है कि कहाँ से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है और ये भाग 3 में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो उन मौलिक अधिकारों को आप थोड़ा थोड़ा जो है अनुच्छेदवार आपको अपने उत्तर में डालना होगा। जैसे समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। तो मौलिक अधिकारों को संविधान में डालने के पीछे उद्देश्य क्या रहा है कि राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन दिया जाए और ये मनमाने कानूनों पर जो है एक रोक लगाने की तरह काम करते हैं। और अगर इन स्वतंत्रताओं का, इन अधिकारों का हनन होता है तो रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। तो रिट से संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं कि मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय कौन कौन से रिट जारी कर सकते हैं और उच्च न्यायालय कौन कौन से रिट जारी कर सकते हैं। तो ये रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी है। तो इसमें आपको रिट को एक बार थोड़ा अच्छा से आपको स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें कि बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण से जुड़े हुए जो रिट हैं इनको आपको एक बार सिलसिलेवार अध्ययन करना पड़ेगा। रिट से संबंधित भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि आखिर मौलिक अधिकार के हनन के दौरान कौन कौन से रिट जारी किए जा सकते हैं। ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए भी उपयोगी होंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं 9, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। ये चौथे भाग में वर्णित है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और इससे भी अलग प्रश्न आ सकते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत तो अलग टॉपिक ही है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो नीति निर्देशक सिद्धांत आपका, इसको आप 3 वर्गों में बांट सकते हैं। कुछ सामाजिक सिद्धांत है, कुछ गांधीवादी सिद्धांत है और कुछ उदार बौद्धिक सिद्धांतों के अंतर्गत आप इन्हें रख सकते हैं। इन निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या था? तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य कार्य क्या है? सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। तो ये मौलिक सिद्धांत है और इन्हें लागू करना किसी भी राज्य के लिए एक नैतिक कर्तव्य की तरह होते हैं
कोई कानूनी बाध्यता इसमें नहीं है कि अगर राज्य ने इसे लागू नहीं किया तो आप इस पर न्यायालय के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मौलिक अधिकार वो न्यायोचित हैं, लेकिन इन्हें गैर न्यायोचित माना गया है। मौलिक अधिकार के हनन होने पर आप न्यायालय के माध्यम से आप न्याय की मांग कर सकते हैं। तो एक प्रसिद्ध एक केस था मिनर्वा मिल्स मामला, जो 1980 में आया था, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में एक बात कही थी कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। अर्थात मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये भारतीय संविधान की नींव है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का मानना था मिनर्वा मिल्स मामले में, जो 1980 में ये आया था। उसके बाद देखते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। उसके लिए संविधान में 4A एक नया भाग जोड़ा गया और 51 क के अधीन कुल 10 कर्तव्य थे, और एक 11वां कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा बच्चों के शिक्षा से संबंधित एक 11वां जो है कर्तव्य नागरिकों के लिए जोड़ा गया। उसी प्रकार आएंगे हम एक अगले टॉपिक पर कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान के मूल लक्षण में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं है और यहाँ के सभी लोग जो है किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और उसका प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार दिए हुए हैं। लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है, भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाने वाले क्या प्रावधान है, इससे भी एक प्रश्न हो सकता है कि ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं, कौन कौन से लक्षण हैं जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की तरफ ले जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, ये भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का लक्षण है। उसी तरह हम आएंगे अनुच्छेद 15 में धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव लोगों के साथ यहाँ नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार। इस तरह अनेक अनुच्छेद हैं जो कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में दिखलाते हैं या एक लक्षण के रूप में दिखते हैं। तो ये तो हो गई धर्मनिरपेक्षता की बात। तो भारतीय संविधान के लक्षणों पर हम आगे बढ़ें तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में एक आधार स्वरूप काम करते हैं। इसमें 18 वर्ष के हर व्यक्ति को किसी भी भेदभाव के बिना धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता, संपदा इत्यादि के आधार पर भेदभाव के बिना मतदान करने का अधिकार होता है। और 1989 में संविधान में 61वां संशोधन किया गया था और इस 61वें संशोधन के द्वारा जो है मतदाता की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये जो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार है ये लोकतंत्र को एक बड़ा आधार प्रदान करता है, आम जनता के स्वाभिमान में ये वृद्धि करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा के अवसर प्रदान करता है और कमज़ोर वर्गों के लिए नई आशाएं और प्रत्याशा को जगाता है। तो ये हो गई सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात। अगला लक्षण की हम चलेंगे एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता क्या है? संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब भारतीय नागरिकता होती है और ये संपूर्ण देश की नागरिकता होती है। संविधान जैसे कि आप देखेंगे कहीं कहीं पर कि जैसे अमेरिका की ही बात करें तो वहाँ पर एक जिस राज्य में लोग रहते हैं और राज्यों की भी नागरिकता होती है और देश की भी नागरिकता, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। फिर देखेंगे स्वतंत्र निकाय, अर्थात
इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। जैसे ये स्वतंत्र निकाय क्या है, आप देखेंगे संसद एक स्वतंत्र निकाय है, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, CAG अर्थात भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं, जो जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं, UPSC राज्य लोक सेवा आयोग, ये सभी स्वतंत्र निकाय के अंतर्गत आते हैं। और इन स्वतंत्र निकायों की व्यवस्था भी भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण विशेषता है, एक लक्षण है। आपातकालीन प्रावधान, भारतीय संविधान में कुछ आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है और ये राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रावधान किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? इन आपातकालीन प्रावधानों का देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। तो हम देखेंगे आपातकाल 3 प्रकार के हमारे संविधान में उल्लेखित है। एक राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में वर्णित है। राज्य में आपातकाल अर्थात जब किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अधीन। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के अधीन लगता है, युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से पैदा हुई स्थितियों के आधार पर जो है राष्ट्रीय अशांति की अवस्था में लगाया जाता है। तो ये जो आपातकालीन प्रावधान है, ये संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं, इसके लक्षण है। और आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है और राज्य जो है केंद्र के नियंत्रण में चला जाता है। यह संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि कैसे आपातकाल में पूरी सत्ता केंद्र को स्थानांतरित हो जाती है। तो यह जो व्यवस्था है, संविधान में संशोधन किए बगैर देश का जो ढांचा है वो संघीय से एकात्मक हो जा रहा है। देखिए, आपातकाल में केंद्र को सत्ता स्थानांतरित हो जाती है और बिना संविधान में कोई परिवर्तन किए ये कार्य होता है। तो इससे क्या होता है कि जो देश का ढांचा है वो संघीय से एकात्मकता की ओर चला जाता है और राजनीतिक तंत्र का संघीय से एकात्मक में परिवर्तित होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। हो सकता है कि सिर्फ आपातकालीन प्रावधानों से ही आपको प्रश्न पूछ दे कि कौन कौन से आपातकालीन प्रावधान है भारतीय संविधान में। तो जब आप उसका उल्लेख करेंगे तो इस चीज़ को जरूर इसमें आप वर्णित करेंगे या दर्शाएंगे कि जब आपातकाल में जब सत्ता राज्य से केंद्र के हाथ में चली जाती है तो बिना संवैधानिक संशोधन किए एक संघीय ढांचा एकात्मकता में परिवर्तित हो जाता है। ये अपने आप में जो है संविधान की एक बहुत बड़ी अद्वितीय विशेषता है। और अंत में हम त्रिस्तरीय सरकार की बात करेंगे, कैसे एक से अधिक स्तरों पर देश में सरकारें चल रही हैं और वे सरकारें हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें अर्थात नगर पालिका और ग्राम पंचायत की सरकारें। तो 1992 में जब 73वां संशोधन और 74वां संशोधन किया गया संविधान में, तो 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया है जो विश्व में और कहीं नहीं पाया जाता है। जो ये त्रिस्तरीय सरकार का जो प्रावधान है विश्व में और किसी भी देश में नहीं पाया जाता। तो 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है भाग 9 एवं नई 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। और 1992 में ही जो 74वां संविधान संशोधन हुआ उसमें एक नया भाग 9A जोड़ते हुए 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और नगर पालिकाओं, जिसको शहरी स्थानीय सरकारें कहते हैं, को संवैधानिक मान्यता दी गई। तो अभी इस सत्र में हमने कुल 16 विशेषताओं और लक्षणों की चर्चा की है और हो सकता है कि एक 40 नंबर के प्रश्न में आपको पूछ दे कि भारतीय संविधान के मूल लक्षण अथवा विशेषताओं को उल्लेखित करें या फिर दर्शाएं। लेकिन इसके हर एक विशेषताओं से प्रश्न निकलता है। तो आपको भारतीय संविधान का जो मूल लक्षण है इसको बहुत ही डिटेल्स में
और सारगर्भित तरीके से बिंदुवार अध्ययन करना होगा विस्तृत रूप से, जिससे कि आपको बहुत से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इससे आपको पकड़ में आ जाएंगे। और साथ में अगर किसी विशेष लक्षण पर चर्चा करने का यदि प्रश्न आ जाता है, जैसे कि हमने चर्चा किया था कि क्या भारतीय संविधान उधार में लिया गया संविधान है, इस पे आपका मत क्या है, तो आपको ये बताना होगा कि कहाँ से क्या लिया गया है, और इसमें ये बताना पड़ेगा कि हूबहू उससे नहीं लिया गया है, उनके दोषों का निराकरण करते हुए उन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। उसके बाद कैसे भारत का संविधान नम्यता एवं अनम्यता का सम्मिश्रण है, विवेचना करें, परीक्षण करें, तो आपको उसमें अपने विचारों को रखना पड़ेगा। फिर एकात्मकता की और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है भारत में, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने विचार प्रस्तुत करें। तो हर एक पॉइंट से प्रश्न उठ रहा है, इसीलिए ये भारतीय संविधान के मूल लक्षण और विशेषताएं हैं, इसके हर एक लक्षण, हर एक विशेषताओं को आपको डीपली पढ़ना होगा, और बहुत संभावना है कि ये लक्षण और विशेषताओं से प्रश्न रह सकता है इस बार मुख्य परीक्षा में। तो आज के लिए इस टॉपिक पर इतना ही बात करेंगे। अगले वीडियो पे हम कोई और एक टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।